हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रवीण जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, हमारे जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसका पहला जो टॉपिक है संख्याएं एवं प्रकार। एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा के पेपर थर्ड में आपको यूनिट 5 मिलती है, जिसमें गणित का जो है टॉपिक दिया हुआ है, गणित का सिलेबस दिया हुआ है। पहला टॉपिक उसमें है संख्याओं एवं प्रकार का। संख्याओं एवं प्रकार पर अगर मैं जाता हूँ दोस्तों, तो संख्याओं के प्रकार की मुख्यतः बात की जाएगी। संख्याएं, जो भी आपकी संख्याएं होती हैं उनके प्रकार पर ही मुख्यतः बात आपसे की जाती है। तो संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों और संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, यहाँ से आपके 3 मार्कर के क्वेश्चन बनेंगे और आप यहाँ पर 5 और 11 के लिए परेशान ना हो सकता है कि 5 मार्कर कोई नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन बन जाए, वो भी बहुत सरल होगा। तो आज दोस्तों हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे और इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, संख्याओं का क्या है, संख्याएं क्या है, गणित का मूल है दोस्तों। जैसे हिंदी का मूल उसकी 12 खड़ी है, इंग्लिश का मूल उनके 26 अल्फाबेट है, वैसी संख्याएं क्या है दोस्तों, जो मूल संख्याएं हैं उस क्या है, यहाँ पर इसका गणित का बेस होती है दोस्तों। अगर संख्याओं का मैं डिवीजन करना चाहूँ तो यहाँ पर 2 प्रकार से आप इनका डिवीजन कर सकते हैं। एक होती है दोस्तों मूल संख्याएं। क्या होती हैं मूल संख्याएं? क्या होती हैं मूल संख्याएं। और एक होती है दोस्तों व्युत्पन्न संख्याएं। तो 2 प्रकार की संख्याएं आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मूल संख्याएं क्या होती हैं और व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं। अगर 3 मार्कर में आपसे प्रश्न पूछता है तो मूल संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप गणित की जो सबसे मूलभूत नंबर को जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोस्तों, ये गणित के मूल नंबर के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर मूल नंबर आपको लिखने को आता है, मूल संख्याएं लिखने को आती हैं, तो आप बताएंगे 0 से लेकर 9 तक के नंबर। ये 10 अंक जो है दोस्तों, ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण अंक हैं। इन्हीं से पूरी गणित का निर्माण होता है। तो मूल अंक की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, कि 0 से लेकर 9 तक के अंक आप पूरे लिख देंगे। इनको मूल संख्या कहते हैं। ठीक है, तो मूल संख्या क्या हो गया दोस्तों, कि 0 से लेकर 9 तक के अंक मूल संख्याएं कहलाते हैं। संख्याओं के प्रकार की बात कर रहा हूं। पहला है मूल संख्या, फिर है व्युत्पन्न संख्या। इनको हम फर्दर डिवीजन करते जाएंगे। आप इसको अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान होगा पढ़ने में और आपको अपने स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। क्योंकि ना मैं सीधे आकर यहाँ पर पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्रकट संख्या ये बताने जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटने पाए। ठीक है दोस्तों, तो मूल संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये मूल संख्या होती हैं। अब दोस्तों व्युत्पन्न संख्या क्या होती है। व्युत्पन्न आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, व्युत्पन्न राशियां होती हैं, डिराइव्ड जो है राशियां होती हैं, ये मूल होती हैं। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल नंबर। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल नंबर। और इनको बोलते हैं डिराइव्ड नंबर, है ना, डिराइव्ड नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं, वे समस्त संख्याएं जिनका निर्माण मूल संख्याओं से होता है, मूल संख्याओं से मिलकर बनती हैं, मूल संख्याओं से मिलकर बनती हैं, संख्याओं से मिलकर बनती हैं। कौन सी संख्याएं, व्युत्पन्न संख्याएं कैसे बनती हैं दोस्तों, तो मूल संख्याओं से मिलकर बनती हैं, वो व्युत्पन्न संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण लिख दीजिएगा कोई सा भी, जैसे अगर मैं लिख दूं 16, तो ये दोनों मूल संख्या है दोस्तों, 1 और 6। यहाँ पर लिख देंगे 234, 2045, कुछ भी लिख देंगे दोस्तों। तो ये क्या हो रही है, मूल संख्याओं से मिलकर बन रही है। तो ये क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर हुए, मूल संख्याएं हुई और व्युत्पन्न संख्याएं हुई। अब दोस्तों जो व्युत्पन्न संख्या है इसको मैं फिर से क्लासिफाई करूंगा। आप देखेंगे व्युत्पन्न संख्याओं को मैं फिर से क्लासिफाई करूंगा और इसको आगे हम बढ़ाएंगे। मूल संख्याओं से यहाँ तक काम हुआ। अब देखेंगे व्युत्पन्न संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आपको मिलेगी। व्युत्पन्न संख्या में दोस्तों आप क्लासिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक यहाँ पर होता है, एक इसको मिटा देता हूं मूल नंबर को। देखिए, अब व्युत्पन्न संख्याओं की बात करें तो एक होता है दोस्तों वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। एक होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या। क्या होता है, काल्पनिक। एक होता है काल्पनिक संख्या और एक होता है मेरे दोस्तों मिश्रित संख्या। क्या होता है, मिश्रित संख्या। ये 3 प्रकार की संख्याएं हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। ये 3 प्रकार की संख्याएं व्युत्पन्न संख्या के अंतर्गत आ गई। देखिए, हमने पहले पढ़ी मूल संख्या, फिर पढ़ी व्युत्पन्न संख्या। आप इस तरह से इसको फंडामेंटली बना सकते हैं, इसके टाइप डिराइव होके आ रहे हैं। ठीक है, फिर वास्तविक संख्याएं अगर मैं जानूं दोस्तों तो क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। वास्तविक का मतलब है जो रियल नंबर है, रियल नंबर इनको बोलते हैं। इनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तीनों आपको इंग्लिश में भी रियल नंबर,
इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे समस्त संख्याएं होती हैं। 3 नंबर की डेफिनेशन में वास्तविक संख्याएं वे समस्त संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर निरूपित किया जा सकता है। वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर से, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, अर्थात वो सारी संख्याएं दोस्तों जिनको हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो लगभग सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? संख्या रेखा पर जिनका निरूपण संभव हो, संख्या रेखा पर निरूपित की जा सके, निरूपित की जा सके या लिखी जा सके, वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या। आप पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, वे समस्त संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा आप जानते हैं दोस्तों, साइड में बता देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक ऐसी लाइन होती है जिसमें बीच में 0, यहाँ प्लस के डिजिट होते हैं, यहाँ माइनस के डिजिट होते हैं। आप कोई सा भी नंबर आप अपने जीवन का ले लीजिए और उसको संख्या रेखा पर निरूपित, इसमें जा सके लिखना है, जाके लिख दिया मैंने, जा सके। तो अब अगर मैं वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, तो कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए, 1 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर 2/6 ले लीजिए, 3.4 ले लीजिए, तो ये सारी संख्या क्या है? संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं निरूपित की जा सकती हैं। तो वे समस्त संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों काल्पनिक संख्या का आप इमेजिनरी से ही समझिए, कल्पना जगत की बात कर रहा है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रहा है। काल्पनिक संख्याएं इनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से कल्पना कर लेते हैं अपने जीवन में कि बहुत हमको कटरीना कैफ मिल जाए, कोई बोलता है हमको सलमान खान मिल जाए। दैट इज ऑल इमेजिनस। इमेजिन्स क्या होते हैं? इमेजिन्स होते हैं दोस्तों, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये रियल लाइफ में इनकी कोई वास्तविकता नहीं होती, अर्थात ये रियल नंबर अलग है जिनको हम यूज करते हैं। हम अपने पूरे जीवन में इन्हीं को पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं, इन्हीं में पूरी मैथ हम पढ़ते हैं। इनमें बहुत कम ये जो है तो रेयर केस में हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं, जिनकी हमको जरूरत नहीं पड़ती। पर 3 मार्कर में काल्पनिक संख्या पूछ लेगा तो हमको बताना है कि जिन्हें क्या है? जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? निरूपित नहीं किया जा सकता दोस्तों। जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या हो गई और काल्पनिक संख्या। अब आप इसके उदाहरण जरूर लिखिएगा, जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण लिख दिए। अब इसके उदाहरण तो देखिए, अब कल्पना करना है, मान चलिए कोई भी कल्पना करना है, तो अब मान चलिए यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट में माइनस का 9 लिख दीजिए, या अंडर रूट में माइनस का 5 लिख दीजिए, कोई भी अंडर रूट वाली बात है उसको लिख दीजिए। अब आप इसका वर्गमूल निकालिए दोस्तों। तो 9 का वर्गमूल तो आपको पता है 3 होगा, लेकिन -1 यहाँ पर रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, क्योंकि माइनस लगा साइन, तो यहाँ पर 3 और अंडर रूट -1 रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका बच जाएगा। अब यहाँ पर जो अंडर रूट -1 है इसकी वैल्यू हमको पता है, हमने अपनी क्लासेस में अगर आपने कभी पढ़ी हो 9th कक्षा में, तो यहाँ पर अंडर रूट -1 की वैल्यू जो है, माइनस अंडर रूट 1 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आई से हम उसको निरूपित करते हैं। आई अर्थात इमेजिनरी, पर इसको आयोटा, IOTA आयोटा बोलते हैं, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आयोटा है, लोटा मत बोल देना, आयोटा इसलिए स्पेलिंग लिख दिया हूँ, आयोटा है ये। तो आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ये हो जाता है 3i। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है दोस्तों। इसी तरह से इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, अंडर रूट -25 लिखेंगे तो 5i आ जाएगा, माइनस का साइन हट जाता है और ये आयोटा का साइन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आयोटा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि वे समस्त संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते वो क्या कहलाती हैं? इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, और इसको यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मिश्रित संख्या में आपको कोई टेंशन नहीं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाने से जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? मिश्रित संख्या। अब यहाँ पर इसको जैसे लिख दिया, 3 है वास्तविक नंबर और यहाँ पर 5i है काल्पनिक नंबर, तो ये ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर उदाहरण हो गया। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाने से क्या बनती है दोस्तों? मिश्रित संख्या बनती है। तो यहाँ पर ये संख्याओं का जो मूलभूत हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप आरंभ करेंगे इसको तो बहुत आसान होगा आपको समझने के लिए। सबसे पहले मूल संख्याएं और व्युत्पन्न संख्याएं, फिर उसके बाद व्युत्पन्न संख्या को फर्दर क्लासिफाई करा मैंने, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं दोस्तों जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं हैं दोस्तों जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। मिश्रित संख्याएं वो संख्याएं हैं दोस्तों
जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनती हैं। उदाहरण में 3 + 5i -5i कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर ये सारी चीजें हुई। अगर दोस्तों अब हमने आपसे कहा कि हम अपनी पूरे जीवन में पढ़ाई करते हैं जो वास्तविक संख्या की करते हैं, आपको ऐसे कई सवाल आपको देखने को नहीं मिलते। ये सिर्फ हायर मैथमेटिक्स में या सिखाने के लिए मैथमेटिक्स में बता दिया जाता है। गणित में अनुसंधान का विषय चल रहा है ये, तो यहाँ पर इन दोनों से प्रश्न नहीं पूछे जाते, प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, आपको पता है कि वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब वास्तविक संख्याओं को आगे क्लासिफाई करना हमारा काम है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं दोस्तों, क्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दोस्तों किस टाइप की हो सकती हैं, कैसी हो सकती हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं जैसे दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की आप संख्याएं मान लीजिए, एक होती है परिमेय, अब एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। क्या होती है, अपरिमेय, ठीक है दोस्तों। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, वे समस्त संख्याएं जिनको p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात दोस्तों वे समस्त संख्याएं जिन्हें p बाई q, p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है ना, और वहां पर जिन्हें नहीं लिखा जा सकता, यही चीज जिन्हें p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती हैं, इमेजिनरी संख्याएं, सॉरी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों इसके बाद अगर आप कहेंगे कुछ उदाहरण बता दीजिए, तो वे समस्त संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3/4 ये तो जानते हैं अपरिमेय है, 6 भी एक परिमेय है क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। 6 भी एक परिमेय है, 2.5 भी एक परिमेय है। तो क्या है दोस्तों कि ये समस्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब वे संख्याएं जो कि p बाई q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो क्या होंगी, p, और यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखिए दोस्तों, p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, सॉरी q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर p बाई q है और यहाँ पर p की मान के चली वैल्यू 2 है और q की 0, तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और ये वास्तविकता में नहीं हो जाती। नंबर इनफाइनाइट का कोई अभी अस्तित्व तो है नहीं, ये मैथमेटिक्स का सिंबल है, अनंत का नंबर है, तो q कभी 0 नहीं होना चाहिए। वास्तविक परिमेय संख्या में क्या है, जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है और q कभी 0 ना हो। दोस्तों जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो और ऊपर में कोई सी भी संख्या हो 0 से बड़ी, तो क्या हो जाता है, हल यहाँ पर हल जो है इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। और अपरिमेय संख्या जिन्हें p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, वो क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये कुछ क्लासिफिकेशन था। इसके बाद आगे हम चलते हैं कुछ और नंबर पर, क्या कुछ और नंबर पर चलते हैं जिनकी आप रेगुलर बात करते रहते हैं कि और कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं और जो आप लोग पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ से जो पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को कई जगह पढ़ने मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है दोस्तों, एक संख्या का आपका प्रकार होता है जिसका नाम है क्या, प्रकृत संख्या, प्रकृत या प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 से लेके अनंत तक की संख्या, क्या 1 से इनफाइनाइट तक, कहां तक, 1 से इनफाइनाइट तक की संख्या को क्या बोलते हैं कि हम प्रकट संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकट संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है पूर्ण संख्या, क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक क्या है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या है, क्या है, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या इनको बोलते हैं, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक आप लेते हैं ना, अनंत तक की संख्याएं है ना, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद होता है पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक वे संख्याएं जिनमें प्रकृत संख्याओं में अगर 0 मिला दिया जाए, क्या प्रकृत संख्याओं में अगर 0 मिला दिया जाए, प्रकृत संख्याओं में
जीरो मिला दिया जाए, जीरो मिला दिया जाए। ठीक है दोस्तों, प्रकट संख्याओं में जीरो मिला दिया, सॉरी ये तो पूर्ण संख्या की हो जाएगी, प्रकट संख्या में जीरो मिला तो वो पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? समस्त यहाँ पर मतलब धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक एवं शून्य मतलब समस्त धनात्मक संख्याएं, समस्त ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य, इनको मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक होते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस के लिए कोई भी संख्या चली जाए, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर प्लस के लिए कोई भी संख्या चली जाए, ये सब मिलाकर क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? समस्त धनात्मक संख्याएं, समस्त ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को मिलाकर यह है तो पूर्णांक होता है दोस्तों। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्या। पूर्ण संख्या होती है जीरो से लेकर अनंत तक इनफाइनाइट तक की संख्या, और पूर्णांक होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को सारी संख्याएं मिलाकर क्या हो जाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये प्रकट संख्या है ना दोस्तों, प्रकट संख्या, इसी को बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी नंबर, हिंदू अरबी संख्याएं, हिंदू अरेबिक नंबर इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों, प्रकट संख्याओं को। अगर आ जाए 3 मार्कर में कि हिंदू अरेबिक नंबर, हिंदू अरबी संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताएंगे एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं हिंदू अरबी संख्याएं होती हैं। इन्हीं को हम प्रकट संख्या भी या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि हिंदू अरबी संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको आगे इसी में क्लासीफाई करता जाऊं तो बहुत सारी संख्याएं आपको पता है जो मिलती जाएंगी। जैसे आपको मिलता जाएगा सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, तो सम संख्याएं वे समस्त संख्याएं होती हैं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिनका इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे समस्त संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी, है ना, वे सम संख्याएं कहलाएंगी। और यहाँ पर अगर विषम की बात करूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ पर जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो इस तरह से आपका एक क्लासिफिकेशन चलता रहता है दोस्तों संख्याओं का। इसी तरह से भाज्य संख्याएं होती हैं, इस तरह से क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। आपको पता है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अगर ये आपको समझ में आ गया, प्रकट संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, तो आगे अगर मैं चलूँ तो होती हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो मैं आपको इस लेक्चर में ही कंप्लीट कर देता हूं ताकि आगे से हम क्वेश्चन आंसर करना आरंभ करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब आता है आपके पास भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्याएं। क्या आता है? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो अगर आपको यही बताना कि जो किसी और संख्या से कट सके वो भाज्य संख्या होती हैं, आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताना है कि वे समस्त संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके वे समस्त संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो? गुणनखंड हो। वो समस्त संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप समझ जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए 8 ले लीजिए, 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, या फिर ऐसे गुणनखंड आप करते हैं तो 2 चौकी 8, तो दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर ये 4 गुणनखंड 8 के आते हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? 2 है, अगर तो 2 क्या है? एक भाज्य संख्या है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ पर 2 एक भाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों 2 का एक तो स्वयं गुणनखंड 2 है और 1 है, तो ये सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो 2 के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, तो ना 1 है ना 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या नहीं है। तो आपको याद रखना है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वही भाज्य संख्या। आपको डेफिनेशन भी यही लिखना है। अब आती है दोस्तों, एक आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, काफी ये चर्चा में रहता है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। इसकी भी डेफिनेशन आपको सिंगल याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है कि जिन संख्याओं के केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर याद रखिए केवल 2 गुणनखंड हो। कितने? 2 गुणनखंड हो। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से ना कम हो और ना 2 से ज्यादा हो, वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है कि वे समस्त संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब या तो वो स्वयं से कट रहे हैं या तो 1 से कट रहे हैं, बस ये चीज लिखना है आपको। पर आपको डेफिनेशन में स्टैंडर्ड नहीं लिखना है कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं से या 1 से नहीं। जैसे अगर मैं बात कहूँ
1, तो 1 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, ये तो भाज्य है ना अभाज्य है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 का गुणनखंड 1 स्वयं है और 1 ही होता है, तो इसका 1 ही गुणनखंड हुआ, तो ये अभाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों, जैसे यहाँ पर अगर मैं रखूँ 2, तो 2 के 2 गुणनखंड होंगे 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, 17, ये इसकी उदाहरण हो जाते हैं दोस्तों। आप उदाहरण लिख देंगे, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि 0 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है? 15 अभाज्य संख्याएं। अगर आ जाए तो लिख देना, आप ज्ञात भी कर सकते हो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए ट्रिक नहीं बता रहा है। 0 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 100 तक के बीच में अगर आप बात करेंगे तो 10 अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात 0 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी है? 25 अभाज्य संख्याएं। ये नॉर्मल फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कितनी सारी चीजें आपको पता चल गई, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। अब अगर पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 बताना है। क्या बताना है? 2 बताना है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो 3 बताना है। लेकिन अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो आपको 2 बताना है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई डाउट होगा। सम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। अगले लेक्चर से हम संख्याओं पर कुछ प्रश्न करेंगे और इस टॉपिक को जल्दी खत्म करेंगे ताकि हम आगे के लेक्चर में जा सके। दोस्तों आप हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर प्रवीण जीएस वर्ल्ड के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाइए और प्रवीण जीएस वर्ल्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मात्र बहुत ही कम शुल्क में ये पूरे लेक्चर आपको वहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रवीण जीएस वर्ल्ड का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें।